हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप सभी लोगों ने च्युइंगम खाने वाले लोग बहुत देखे होंगे, लेकिन च्युइंगम से लड़ाई करने वाले लोग शायद ही देखे होंगे। ऐसे ही एक नजारे की कहानी देखने के लिए हम चलते हैं राजपुर सोसाइटी में, जहां मालती और रूपी नाम की दो पड़ोसनें रहा करती थी, जिनका सिर्फ एक ही दुख था। दोनों ही अपनी बहुओं की च्युइंगम खाने की आदत से बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन दोनों सोसाइटी के पार्क में बैठी आपस में बातें कर रही थी। तभी वहाँ शर्मा जी सर पर हाथ फेरते हुए आते हैं और कहते हैं, मालती जी देखिए जरा, मैं बहुत देर से परेशान हूँ। ऐसा लग रहा है सर पर कुछ है लेकिन हाथ में नहीं आ रहा है। शर्मा जी, बात करने का बहाना मत ढूंढिए, वैसे ही बात कर लीजिए। दूसरी बात, आपके सिर पर बचा ही क्या है जो हाथ में आएगा? ये आपको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। एकदम खाली है, सब साफ सुथरा सा है। क्या बात बोली तुमने मालती? अच्छा, अब मेरे सर पर बाल नहीं है तो आप मेरा मजाक बना रही है ना? नहीं नहीं शर्मा जी, मैं भला आपका मजाक क्यों बनाऊंगी? उम्र हो गई है तो बाल होंगे ही कहाँ। बुरा मत मानिए, लेकिन आप भी कोई जवान नहीं है, बेटे बहू वाली हैं आप दोनों भी। मेरे तो अभी बेटे की शादी भी नहीं हुई। मालती जी, रूपी जी, मैं अभी कुछ देर पहले आपके घर के आगे से गुजर रहा था, तभी मेरे सिर पर दो बार कुछ गिरा है। लगता है कौवा खाली मैदान देखकर अपना काम कर गया। जरा देखिए। शर्मा जी के सर पर च्युइंगम चिपका हुआ देखकर मालती और रूपी समझ जाते हैं ये उनकी बहुओं का ही काम है। जिसके बाद दोनों गुस्से में अपने घर की तरफ आ रही होती है। तभी उनकी नजर अपनी छत पर जाती है, जहां नीशू और रीटा आपस में एक दूसरे को च्युइंगम मार रही होती है। जिसके बाद दोनों अपनी अपनी घर आकर अपनी अपनी बहुओं के कान पकड़कर कहती है, निशु बहू, तू सुधर नहीं सकती ना? कितनी बार बोला है तुझे ये जानवर की तरह च्युइंगम खा खा कर मुँह चलाना छोड़ दे, लेकिन तेरे पल्ले मेरी बात पड़ती ही नहीं है। माँ जी कान छोड़िए ना, बहुत दर्द कर रहा है। मैंने क्या किया है? रीटा बहू, बस यही करना बाकी रह गया था। खाती थी वो कम था क्या, जो च्युइंगम फेंक कर अब एक दूसरे से खेलना भी शुरू हो गई? पागल हो क्या? सासू माँ, कान छोड़ो वरना हाथ में आ जाएगा। अच्छी बात है ना बहू, क्योंकि सुनती तू ऐसे भी नहीं है मेरी, तो क्या करेगी कान का? एक बात बता बहू, तू रूपी बहू के साथ च्युइंगम खेल रही थी क्या? माँ जी, पहले उसने मुझे मारा, फिर मैंने उसे मारा, लेकिन सच में मजा बहुत आ रहा था। तभी आप आ गई, मेरे कानों में दर्द कर दिया। मालती की बहू और तुम दोनों मिलकर जो च्युइंगम की मारा मारी खेल रही थी, उसके चक्कर में तुम दोनों का च्युइंगम जाकर शर्मा जी के खाली मैदान, यानी मेरा मतलब है उनके सिर पर जाकर चिपक गया। अच्छा हुआ उन्होंने तुम दोनों को देखा नहीं, वरना पूरे सोसाइटी में हमारा मजाक बना देते। सॉरी सासू माँ, आगे से ध्यान रखूंगी। दर्द ना दूं तुझे तो और क्या करूं? आज तुम दोनों की इस हरकत की वजह से दोनों का च्युइंगम जाके शर्मा जी के टकले पर चिपक गया। वो तो अच्छा है उनकी नजर तुम दोनों पर नहीं गई, वरना पता नहीं क्या सोचते। सुधर जा बहू। माफ कीजिए माँ जी, अब की बार देखकर फेंकूंगी, मतलब नहीं फेंकूंगी। मालती और रूपी दोनों अपनी अपनी बहुओं को उनकी हरकत के लिए सुनाकर एक साथ मंदिर चली जाती हैं। कुछ समय बाद शाम के समय जब दोनों घर वापस आ रही होती है, तभी उनकी नजर अपने घर के सामने पड़ती है, जहां रीटा और नीशू तैयार खड़ी एक दूसरे से बातें कर रही होती है। मालती और रूपी उनके पास जाकर कहती हैं, कि तुम दोनों की सवारी कहाँ जाने को तैयार है? माँ जी, हम दोनों आप लोगों का इंतजार कर रहे थे। थोड़ा मार्केट जाना था तो सोचा आप लोग आ जाए फिर ही जाए। हाँ आंटी जी, अब जब आप लोग आ गए हैं तो बात करिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। सासू माँ, मैंने आपके लिए चाय बना दी है, आप पी लेना। ठीक है जाओ, लेकिन पहले दोनों अपना मुंह खोलो, कहीं च्युइंगम खा के तो नहीं जा रही हो? नहीं सासू माँ, हमने कुछ नहीं खाया। ठीक है, दोनों समय से आ जाना और कोई तमाशा करके मत आना। जी माँ जी। रीटा और नीशू अपनी अपनी सास को कहकर मार्केट के लिए निकल जाती है और अपने घर से थोड़ी दूर आने के बाद दोनों अपने मुंह से च्युइंगम दबाए पूरी मार्केट घूम रही होती हैं। तभी उनकी नजर इयररिंग्स पर जाती है और दोनों वहां जाके बहुत सारे इयररिंग्स खरीदती हैं और दुकानदार से कहती हैं, भैया हमने आपकी शॉप से इतने सारे इयररिंग्स खरीदे हैं, थोड़ा तो डिस्काउंट बनता है ना? हाँ भैया, मेरी फ्रेंड सही बोल रही है।
वैसे भी आपकी इयररिंग्स बहुत महंगी हैं। या तो आप हमें डिस्काउंट दीजिए या तो एक इयररिंग्स फ्री दीजिए। मैडम, हम लोग फ्री में सामान देने के लिए नहीं बैठे हैं जो आपको एक इयररिंग्स ऐसे ही दे दे। और रही बात डिस्काउंट की, तो आपने कोई बहुत बड़ा सामान तो लिया नहीं है जो मैं आपको डिस्काउंट दे दूं। भैया आप इतना आकड़ क्यों रहे हैं? नहीं देना तो सीधे बोल सकते हो। हाँ निशु, चलो इतना भी अच्छा नहीं है, हम कहीं और से देख लेंगे। हाँ जाइए। अब लोगों को सामान महंगे लगते हैं या उनको नहीं लेना होता तो वो यही कहते हैं। बेटा, इस अकड़ू को ना सबक सिखाना पड़ेगा। अब हम सारे इयररिंग्स भी ले जाएंगे और इसको पैसे भी नहीं देंगे। ओके, समझ गई मैं। इतना कहकर रीटा और निशु चुपचाप शॉप से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो देखती है कि दुकानदार दूसरे लोगों के साथ बिजी हो गया है, दोनों इयररिंग की शॉप पर जाकर च्युइंगम को इयररिंग पर चिपकाकर अपनी तरफ खींच लेती हैं और चुपचाप इयररिंग लेकर वहाँ से निकल जाती हैं। दुकान से थोड़ी दूर खड़ी मालती और रूपी की पड़ोसन ये सब देख रही होती है, जो कि उनके घर पहुँचने से पहले ही उनकी सास को उनके सारे कारनामों के बारे में बता देती है। थोड़ी देर बाद जब दोनों घर पहुँचती हैं, तो रूपी और मालती उन्हें घूर रही होती है, जिन्हें देखकर निशु कहती है, आंटी जी, माँ जी, आप लोग अभी तक बाहर बैठी हैं, चलिए अंदर चलिए। चलो बहू, तुम दोनों चलो अंदर। रूपी तू भी चल, इनकी थोड़ी आरती उतार दे, बहुत काम करके आई हैं दोनों। सासू माँ, आंटी जी ये सब क्या बोल रही हैं? चलो दोनों अंदर, पता चल जाएगा। निशु, ये सासू माँ और आंटी जी क्या बोल रही हैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा यार। इतना कहकर दोनों जैसे ही घर के अंदर जाती हैं, तभी उनकी नजर टेबल पर रखे बहुत सारे च्युइंगम पर जाती है। तभी निशु की सास मालती कहती है, तुम दोनों ने मार्केट में जो कांड किया है सब मुझे मेरी पड़ोसन ने बता दिया है। हम तुम दोनों के साथ रहें या ना रहें, लेकिन हमारी नजरें तुम्हारे ऊपर हमेशा रहती हैं। पहले किसी के सर पर गिरा दो च्युइंगम, कभी कहीं चिपका दो, कभी कहीं फेंक दो, और अब तो चोरी भी कर लो। अच्छी बात है, बहुत शौक है ना च्युइंगम खाने का। अब खाओ, इतने सारे खाओ, हम भी देखते हैं तुम कितना खा सकती हो। मालती सही कह रही है, खाओ। अपनी सास के कहने पर दोनों नॉन स्टॉप काफी समय तक च्युइंगम खाती रहती हैं। कुछ समय बाद दोनों के मुंह में बहुत बुरी तरह दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी आवाज तक नहीं निकलती और वो दोनों ही च्युइंगम खाने से हार मान लेती हैं। और तभी मालती कहती है, क्यों, थक गई? अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है और तुम दोनों बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए कंटिन्यू लगी रहो दोनों। हाँ खाओ, तुम क्यों रुक गई? बहुत च्युइंगम खाने का शौक लग रहा था ना तुम दोनों को। तुम्हारी एक भी हरकतें हैं बहुओं वाली। तुम्हारे अपने च्युइंगम खाने के चक्कर में मजाक बना कर रख दिया है। यहाँ पर तुम दोनों के मुंह में कुछ नहीं था, फिर वहाँ जाकर शुरू हो गई तुम दोनों च्युइंगम खाना। आज तुम्हारा इसका भूत उतारना ही पड़ेगा, यही तुम्हारी सजा है। माँ जी, अब हम कभी च्युइंगम नहीं खाएंगे, बहुत दर्द हो रहा है, माफ कर दो। सासू माँ बस, अब बोला भी नहीं जा रहा, अब बस हम और नहीं खाएंगे, ना ही आपको परेशान करेंगे। उनकी सारी बातें सुनने के बाद मालती और रूपी उन्हें एक और मौका देती है, जिसके बाद रीटा और निशु अपने च्युइंगम खाने की आदत को बहुत ही कम कर देती हैं। रणवीर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसने बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए गेम बनाए थे। आजकल उसने एक नई गेम की कंपनी को ज्वाइन किया था। वो अपने ऑफिस में बैठकर घंटों तक गेम को डिजाइन करता था। शहर में अकेला होने की वजह से वो ऑफिस काफी जल्दी आ जाया करता था और काफी देर तक ऑफिस ही रुका करता था। एक दिन ऑफिस से उसका ट्रांसफर मुंबई हो जाता है और रणवीर प्लेन से मुंबई के लिए निकल पड़ता है। प्लेन में उसकी मुलाकात एक विनीता नाम की लड़की से होती है। हेलो, एक्सक्यूज मी डूड, क्या मैं आपकी विंडो सीट पर बैठ सकती हूँ? जी जरूर, मुझे आपकी सीट पर बैठने में कोई एतराज नहीं है। मैं विनीता हूँ। मुझे लैंडस्केप शूटिंग करने का काफी ज्यादा शौक है। मैं काफी सारे पिक्चर्स क्लिक करती हूँ। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? जी जरूर लीजिए, कुछ यादें ऐसे ही तो यादगार बनती हैं। इसके बाद विनीता रणवीर के साथ सेल्फी क्लिक करके बैठ जाती है और रणवीर उसे कहता है, हेलो, मैं रणवीर हूँ और मैं एक इंटरनेशनल गेमिंग कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर हूँ। वाओ रणवीर, दैट्स टू ग्रेट। वैसे आप मुंबई क्यों जा रही हो? इतना बड़ा सपनों का शहर है ये, तो ठीक है, मैं भी जा रही हूँ।
अपनी किस्मत और कुछ अधूरे ख्वाब लेकर। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप किसी मुशायरे में हिस्सा लेने जा रही हैं? अरे नहीं यार, बस यूँ ही कभी कभी थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ। वैसे मैं एक मॉडलिंग फोटोशूट के लिए जा रही हूँ। आप मॉडलिंग भी करती हैं? मैं हर चीज ट्राई करती हूँ। अगर पसंद आई तो जारी रखती हूँ, वरना वहीं छोड़ देती हूँ। वैसे आज से पहले आप कितनी बार मुंबई जा चुकी हैं? मेरा आना जाना लगा रहता है मुंबई में, मैं वहीं से हूँ। और आप? मैं तो दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो रहा हूँ। मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानता। फिक्र मत करो, तुम्हारे रहने का इंतजाम मैं कर सकती हूँ। आपका शुक्रिया। मौसम काफी ज्यादा खराब होने की वजह से वो लोग देर रात को लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पे आने के बाद अचानक से विनीता कहती है, अरे यार, रात के 2 बज गए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? क्यों, क्या हुआ? अभी टैक्सी मिल जाएगी, हम जा सकते हैं। नहीं यार, नहीं जा सकते, क्योंकि आज मुंबई में टैक्सी वालों की हड़ताल चल रही है। हमें आसपास के ही किसी होटल में रुकना पड़ेगा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है। कहाँ मैं तुम्हें ठहरने के वादे कर रही थी और कहाँ मेरे पास खुद के रहने का ठिकाना नहीं है। तुम पैसों की चिंता मत करो, होटल का रेंट मैं भर दूंगा। अभी रात काफी ज्यादा हो रही है, तुम बस जल्दी से होटल ढूंढो। मौसम भी खराब हो रहा है, जो भी करना है थोड़ा जल्दी करो। होटल तक पहुँचते पहुँचते बारिश शुरू हो जाती है और उन दोनों को मजबूरन एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर रात गुजारनी पड़ती है। रात भर उन दोनों के बीच काफी बातें होती है। इस बीच उन दोनों ने एक दूसरे से काफी गहराई की बातें की थी और एक दूसरे को अच्छे से जान लिया था। फाइनली जब हड़ताल खुली तो दोनों थोड़े मायूस होकर अपने अपने रास्ते पर जा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे से कांटेक्ट में रहने के लिए एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब वो दोनों रात भर बातें करने लगे और एक दिन विनीता ने रणवीर को कॉल किया और रणवीर ने फोन उठाकर बोला, हाँ विनीता, बोलो, कैसी हो तुम? रणवीर, दिन काफी अधूरा अधूरा सा गुजर रहा है। जब से तुमसे मिली हूँ, तुम्हारे बिना एक अजीब सा अकेलापन महसूस होता है। घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। अच्छा विनीता, तुम एक काम करो, हमारी कंपनी ने एक नया गेम लॉन्च किया है, तुम एक बार उसे ट्राई करो। दोनों साथ में मिलकर खेलेंगे, काफी मजा आएगा। ठीक है, अभी डाउनलोड करती हूँ। कुछ इस तरह विनीता और रणवीर दोनों एक साथ पबजी खेलना शुरू कर देते हैं और साथ ही पबजी खेलने की वजह से उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और साथ ही साथ विनीता को पबजी की लत लग जाती है। वो अपने काम धाम छोड़कर सिर्फ पबजी खेलने में लगी रहती थी। एक दिन रणवीर विनीता को कॉल करता है और विनीता कॉल उठाकर थोड़ा गुस्से में बोलती है, रणवीर, मैं काफी इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। विनीता का ये नया अंदाज देखकर रणवीर को बहुत अजीब लगता है, मगर वो क्या ही कर सकता था। वो खुद से बोलता है, विनीता ने आज से पहले तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं किया, कुछ तो गड़बड़ है, जाके देखना पड़ेगा। ऐसा सोचकर रणवीर चुपचाप अपनी गाड़ी से विनीता के घर के लिए निकल जाता है और जब वो विनीता के घर के बाहर पहुंचता है तो उसे घर के अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। कोई बचाओ मुझे, प्लीज मेरी मदद करो, वरना मैं मर जाऊंगी। कोई जल्दी बचाओ मुझे, मुझे गोली लगी है। ये आवाजें सुनकर रणवीर खुद से बोलता है, ये आवाजें तो विनीता की लगती हैं। लगता है वो किसी बहुत बड़े खतरे में है और उसे गोली भी लगी है। मैं पुलिस और एम्बुलेंस दोनों को फोन कर देता हूँ और उनका आने का इंतजार करता हूँ। क्या पता खूनी अंदर ही हो और मुझे भी गोली मार दे। ऐसा सोचकर रणवीर फटाफट से पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल कर देता है। कुछ ही देर में पुलिस आ जाती है और एम्बुलेंस भी, और रणवीर पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर, मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। मैं रणवीर हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड विनीता की जान खतरे में है। उसे गोली लगी है और अपने ही घर में बंद है वो। प्लीज सर, आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। ठीक है रणवीर, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने देंगे हम विनीता को। ऐसा कहकर पुलिस ऑफिसर घर का दरवाजा तोड़ देते हैं। जब रणवीर उसे सही सलामत देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बिना कुछ बोले ही हाथ पांव जोड़कर पुलिस ऑफिसर और एम्बुलेंस वालों से माफी मांगने लगता है और तब रणवीर विनीता से पूछता है, विनीता, तुम्हें क्या हुआ था? तुम्हें किसने गोली मारी थी? अरे यार रणवीर, तुम भी ना, पता नहीं क्या को क्या समझ लेते हो।
अरे मैं तो पबजी खेल रही थी यार। गेम के अंदर मुझे गोली लगी थी और मैं अपने टीम मेंबर्स को बोल रही थी कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। ये सुनकर रणवीर अपना सर पीट लेता है। एक दिन रणवीर विनीता की इन हरकतों से परेशान हो जाता है और वो विनीता से कहता है, विनीता ये क्या लगा रखा है दिन भर पबजी पबजी और पबजी, इसके अलावा कुछ नहीं है क्या जिंदगी में? आज तो तुम्हें एक ही चुनना पड़ेगा। अगर आज भी तुमने पबजी को चुना तो इस जिंदगी में मैं तुम्हें कभी दोबारा शक्ल नहीं दिखाऊंगा। विनीता बिना कुछ कहे पबजी खेलती रहती है। रणवीर की बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखकर रणवीर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ लगातार पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें खराब होने लगती है और उसे ठीक से दिखाई देना बंद हो जाता है। और एक दिन वो रणवीर को कॉल लगाकर बोलती है, रणवीर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 6-7 घंटे लगातार पबजी खेलो, सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, मुझे फोन मत करना। ये सुनकर विनीता रोने लगती है और उसको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके बाद रणवीर उसे हॉस्पिटल ले जाता है और उसका आई चेकअप करवाता है। तब पता चलता है कि ज्यादा पबजी खेलने की वजह से उसकी आंखें कमजोर हो गई है। डॉक्टर ने उसे एक चश्मा और कुछ दवाइयाँ दी और इसी के साथ उसे कम मोबाइल चलाने की सलाह भी दी। कुछ ही दिनों में विनीता की आंखें ठीक हो जाती है और उसके बाद वो पहले जैसा प्यार करने लगते हैं और विनीता पबजी खेलना छोड़ देती है। पूजा अपने लंबे घने बालों से बहुत प्यार करती थी। बचपन में रपुंज़ल की कहानी सुनकर उसे भी घने लंबे बालों का शौक हो गया था। ऐसे ही संडे के दिन वो सो रही थी, तभी उसके कमरे में उसकी माँ लता आती है और जगाते हुए कहती है, अरे पूजा बेटा उठ जा, सुबह हो गई, 10 बज रहे हैं, कितना सोएगी? उठ बेटा। माँ सोने दो ना, आज संडे है वैसे भी। नहीं थप्पड़ मारूंगी, चल उठ। एक तो 10 बज रहे हैं, ऊपर से तूने परसों कहा था कि मुझसे बालों की चंपी करवाएगी। तूने इतनी जिद करी और अब करवा क्यों नहीं रही? हाँ बाबा करवा रही हूँ। पूजा इतना सुनकर उठकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद लता अपनी बेटी के बालों में तेल डालकर चंपी कर रही थी। तभी लता जोर जोर से चंपी करती है, जिससे पूजा के बाल खींचते हैं और वो कहती है, माँ बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा आराम से करो ना, टूट गए तो मेरे बाल, घने हैं लंबे हैं। ज्यादा बन मत, बड़ा आई ड्रामा करने, चुपचाप बैठ और चंपी करवा। ज्यादा आऊ की तो बता दूंगी। लता ये कहकर प्यार से नहीं बल्कि और अच्छे तेज से उसकी चंपी करती है, जिससे पूजा चिल्लाते हुए कहती है, माँ बहुत दुखता है, आप आराम से कर लो ना। शांति से बैठ जा घोड़ी कहीं की। इतने लंबे बाल कर लिए हैं, लेकिन इनकी केयर तेरी माँ करेगी। लंबे बाल करने का शौक है, जब तक इनकी चंपी नहीं करेगी अच्छे से तो ये और कमजोर हो जाएंगे और टूटने लगेंगे। फिर बाल पकड़कर रोती रहेगी और कहेगी, माँ मेरे बाल टूट रहे हैं। और तेरे बालों से तो चमक भी चली गई है। कल सर में अंडा लगा कर रखियो आधा घंटा, समझी? चमक भी आएगी और बाल सॉफ्ट भी हो जाएंगे। सुनाई दे रहा है या नहीं? हाँ माँ सुन लिया, अब तो छोड़ दो, कितनी देर हो गई, मेरी गर्दन दुख गई चंपी कराकर। हाँ ठीक है जा, और ये जूड़ा खुलना नहीं चाहिए। पर माँ मैंने जो कह दिया सो कह दिया, चल निकल अब। पूजा अपने कमरे में जाती है और मिरर के आगे खुद को देखकर कहती है, माँ ने प्यार से मेरे बालों में ठूस ठूस कर ऑयल डाल दिया, देखो तो मैं कितनी चंपू लग रही हूँ। अब कल मुझे पार्टी में जाना है, अगर बालों से ये तेल नहीं निकाला तो मेरी बेइज्जती होनी पक्की है। ओह नो, कल तो माँ ने मुझे सर में अंडा डालने को भी कहा था, नहीं किया तो माँ खुद ही कर देंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? माँ की बात तो मुझे हर हाल में माननी पड़ेगी। ऐसे बोलकर वो मैगजीन पढ़ने लगती है। अगले दिन उसे अपने बालों में अंडा लगाना पड़ता है। कुछ देर बाद वो अपना हेयर वॉश कर लेती है, जिसके सूखने के बाद वो अपने बालों को छूकर कहती है, हाय मेरे बालों में से कैसे अंडे सी महक आ रही है, ये तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। लेकिन छूने पर तो कितने सॉफ्ट भी तो लग रहे हैं यार। पार्टी में जाने के लिए 2 घंटे हैं, जब तक क्या करूँ? माँ से पूछूंगी तो वो खुशबू के लिए चमेली का तेल लगा देंगी, मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर पूजा रेडी होकर कॉस्मेटिक के शॉप पर जाती है और वहाँ जाकर बोलती है, भैया कोई हेयर स्प्रे होगा जिससे बालों में खुशबू आ सके? जी हाँ, ये होगा, इसे ट्राई कीजिए। मैम, ये स्प्रे आपके बालों को सेट रखेगा। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। इससे आपको 2 फायदे होंगे, आपके हेयर फिक्स रहेंगे, प्लस
खुशबू भी अच्छी आएगी। ओके थैंक यू भैया, आप ये दे दीजिए। कुछ देर बाद वो घर आ जाती है, अपने बालों पर उस हेयर स्प्रे को लगा लेती है, जिसके बाद उसके बालों से बहुत अच्छी खुशबू आती है। पार्टी में जाने के लिए वो रेडी होती है और खुद को मिरर में देखकर कहती है, वाह पूजा वाह, तूने तो माँ की बात भी रख ली और पार्टी के लिए भी रेडी हो गई। इस स्प्रे से अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं रेडी हो जाने के लिए बालों को ऐसे ही खुले करके जाती हूँ। कुछ देर में वो पार्टी में पहुँच जाती है, जहाँ डांस हो रहा होता है। तभी पास खड़ी लड़की उसे अचानक से धक्का देकर कहती है, अरे पागल हो क्या? छी, क्या गोबर सा लगाकर आई हो अपने सर में? इतनी गंदी सी महक आ रही है, दूर हटो। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई धक्का देता है क्या किसी को? तुम्हें अकल है या नहीं? अपने मुँह से बोल भी तो सकती थी। बोलती तो तब जब मुझसे बर्दाश्त होता। तुम्हारे इतने लंबे घने बाल हैं, केयर नहीं कर सकती इनकी। गटर जैसी बदबू आ रही है। सच में बालों से बहुत स्मेल आ रही है। अंडे की बदबू तो स्प्रे की खुशबू को खा ही गई, या फिर दोनों की खुशबू मिक्स होकर और बदबू कर दी मेरे सर में। मुझे भी नहीं अच्छी लग रही अपने बालों की ये स्मेल। पूजा उस लड़की को चिढ़ाकर चली जाती है और एक कॉरिडोर में खड़े होकर अपने आप से बातें करने लगती है। तभी उसके ऊपर का झूमर हिल रहा होता है। ऋषि नाम का लड़का उसे बहुत आवाज देता है ताकि वो हट जाए, लेकिन पूजा अपनी धुन में होती है। कुछ सुनते ही नहीं झूमर गिरता है कि ऋषि अपनी ओर पूजा को खींचकर बचा लेता है, जिसके बाद पूजा ऋषि के गले लगी होती है। वो जैसे ही उससे दूर होती है तो उसके लंबे घने बाल ऋषि के शर्ट की बटन में अटक जाते हैं, जिससे उसे दर्द होता है और वो बोलती है, मेरे बाल। ये कौन सा तरीका हुआ फ्लर्ट करने का भला? ओ मैडम, ये बातें बाद में करना, पहले अपने बाल हटाओ। मेरे शर्ट के बटन टूट गए ना, तो देखना। तुम्हें अपने बटन की पड़ी है या मेरे बालों में दर्द हो रहा है? हाँ तो निकलो, मुझसे बातें क्या कर रही हो? नहीं हो रहा तो तोड़ लो अपने बालों को, बट मुझे फ्री करो। मेरा दिमाग खराब है क्या, जो तुम्हारे सड़े से बटन के लिए मैं अपने कीमती बालों को तोड़ दूं? अब बातें करना बंद करोगी? निकालो जल्दी से। कर तो रही हूँ। 5 मिनट कोशिश करने के बाद ऋषि के बटन से उसके बाल निकल ही जाते हैं। तब ऋषि कहता है, थैंक गॉड तुम्हारे बाल निकल गए मेरी शर्ट से। ओह, किसी खाई से बाहर नहीं आए हो जो थैंक गॉड कह रहे हो। मेरे बाल ही तो थे। एंड बाय द वे, तुमने मुझे ऐसे खींचा क्यों? आसपास कोई और लड़की नहीं मिली तुम्हें चिपकने के लिए? मुझे ना ऐसे चिपकने का और ना ऐसे फ्लर्ट करने का शौक है। अगर करना ही होता तो बाहर करूँगा, तुमसे क्यों करूँ? और हाँ, मैं तुम्हें ही बचा रहा था, वरना अभी झूमर के नीचे दबी होती तुम। कहाँ गिरा जरा बताना। अपने पीछे देखो। ओ, सच में गिरा है तो तुम कह नहीं सकते थे? मैं हट जाती ना। मैंने तुम्हें बहुत चिल्ला चिल्ला कर बोला, पर तुमने सुना ही नहीं। बाद में मुझे ही हटाना पड़ा, इसमें मेरी क्या गलती? बताओ अब। ओह सो सॉरी, मेरा थोड़ा मूड खराब था ना, इसलिए सुन नहीं पाई। इट्स ओके। ये बोलकर ऋषि चाहता है कि उसकी वॉच में पूजा के लंबे बाल अटक जाते हैं। तभी फिर से वो बोलती है, आउच, लगता है मेरे बाल आपके पास ही रहेंगे या आपको जाने नहीं देंगे। तुम्हारे बाल आज मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। ऐसा करते हैं, साइड में कैफे है, वहाँ जाकर बैठते हैं। वहाँ तुम अच्छे से अपने बाल निकाल लेना, नहीं निकले तो फिर काट देना। नो वे, मैं अपने बाल कभी नहीं कटवाती। मैं निकालने की कोशिश कर रही हूँ ना। ओके ओके। वहीं से दोनों पास पास होकर चलते हैं और कैफे में बैठकर पूजा अपने बाल उसकी वॉच से निकाल ही लेती है। वहाँ दोनों बातें करने लगते हैं। दोनों काफी मजाक करते हैं। देखते ही देखते दोनों अच्छे दोस्त की तरह मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और अपने परिवार वालों की सहमति से शादी कर लेते हैं। शादी की रात दोनों कमरे में होते हैं। ऋषि प्यार से उसका घूंघट हटाने के बाद एक एक करके उसकी ज्वेलरी भी उतार देता है। उसी के साथ वो उसके जूड़ा पिन भी निकाल देता है, जिसके बाद उसके सारे बाल खुल जाते हैं। अपने बालों को खुला देखकर वो ऋषि के पेट में एक गोनी मारती है और कहती है, हे भगवान, ऋषि ये तुमने क्या किया? मैंने तुमसे कहा था कि मेरा जूड़ा पिन निकालो, क्यों निकाले तुमने? तो क्या हो गया? तुमने घूंघट और ज्वेलरी के लिए बोला नहीं ना, इसलिए मैंने ये भी निकाल दिया। अब मेरे बाल कैसे बनेंगे? तुम्हें पता है ना कितनी मुश्किल से बंधे थे ये। तो क्या हो गया, मैं बांध देता हूँ। मुझसे तो संभलते नहीं, तुम कैसे करोगे? कर दूंगा, बस तुम देखती जाओ। ऋषि उसका जूड़ा बांधने की कोशिश करता है, लेकिन उसके लंबे बालों को वो और उलझा देता है। जिसके बाद पूजा अपने बालों की ऐसी हालत देखकर कहती है, ऋषि ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे सारे बाल उलझा दिए, हाय। जान, पूजा बेबी,
मैंने ना ये जानबूझकर नहीं किया, प्लीज माफ कर दो। तुम्हें माफ करूं? ऐसे कैसे? ये बोलकर पूजा ऋषि को जोर से पिलो उठाकर मारती है, जिससे ऋषि बेड पर गिर जाता है और अपना रुद्र रूप दिखाकर पूरी रात पूजा उससे अपने बाल सुलझवाती है। अगली सुबह तक ऋषि यही करता है। बेचारे की आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं और रोते हुए वो कहता है, कभी किसी मोटे लंबे घने बालों वाली लड़की से शादी मत करना, वरना आपके साथ भी वही होगा जो मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।